सो हेलो एवरीवन। अगस्त्य जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अगस्त्य जीएस एकेडमी के माध्यम से हम लोग यूट्यूब सेशन के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टों पर या तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से या मॉडल आंसर के माध्यम से या कोई टॉपिक के माध्यम से हम लोग पिछले कई दिनों से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। और ये खास तौर पर हमने 71 बीपीएससी को ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम या ये जो भी हम लोग का इनिशिएटिव चीज़ है इसको हमने इनिशिएट किया है। ये सारी चीज़ों को लेकर उम्मीद करते हैं कि जितने भी फैकल्टी या जितने भी लोग इस YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं या वो अपनी सब्जेक्ट को लेकर हो या अपने अनुभव को लेकर हो, ये सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आयोग के द्वारा आपके 71 बीपीएससी का एग्जामिनेशन का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है और ये एक एक्सपेक्टेशन बताया गया है कि मार्च या अप्रैल में आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, 71 मेंस का, और नवंबर मिड तक या नवंबर फर्स्ट वीक तक में आपका 71 का प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे में एक अच्छा टाइम है आप लोगों के पास, जो जिन लोगों का अगर 71 अगर हो रहा है तो इस दौरान लगभग 4 से 6 महीने के दौरान जो है वो एक कम्प्लीटली जो है वो मेंस का बैच आप लोग अटेंड कर सकते हैं या इसको पूरा कवर कर सकते हैं। तो हम लोगों का एक यही मोटो रहा है कि कैसे स्टूडेंटों के बीच में मेंस को लेकर किस किस तरह से हम लोग यहाँ पर लेकर आएँ। तो उन्हीं सारे चीज़ों पर अलग अलग फैकल्टी के द्वारा हर सब्जेक्ट को लिया जा रहा है। जैसे आर के दुबे सर के द्वारा पॉलिटी के सेगमेंट को उठाया गया है, तो विकास सर ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे चीज़ों पर डिस्कस किया है और हमने भी हिस्ट्री के दौरान जो है वो कुछ चीज़ों पर डिस्कस कराया है। जैसे हिस्ट्री में हमने ख़ास तौर पर अभी उन सारे टॉपिकों को कवर करवा रहे हैं जो रेयर से रेयर ही लोग या स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। जैसे पर्सनालिटी बेस्ड जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वो तो सभी लोग पढ़ के जाते हैं, आपको पता है कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से हमेशा हिस्ट्री में क्वेश्चन रहता है, लेकिन ऐसे पर्सनालिटी बेस को वो या तो कट कॉपी पेस्ट से कहीं से पढ़ लेते हैं या गाइडेड भाषा से कहीं से पढ़ लेते हैं। नतीजा क्या होता है, इन सारे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चनों में नंबर की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उन्हीं सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर जो पहल शुरू किया है वो है आपकी पर्सनालिटी की क्लासेस। और पर्सनालिटी की क्लासेस के दौरान हमने नेहरू से रिलेटेड कई सारे पक्षों को डिस्कस कराया है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज भी हम पर्सनालिटी से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस कराने जा रहे हैं जो कि नेहरू से रिलेटेड है। नेहरू से एक दो सेगमेंट और भी है जो हम आपको आने वाले क्लास के दौरान करवा देंगे, और इसके कराने के साथ ही साथ आपका पर्सनालिटी का जो नेहरू वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दो और पर्सनालिटी बचेगी जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, वो है आपका गांधी और टैगोर, जो आने वाले क्लास में भी हम इसको डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो हम यहाँ पर लेके चलने जा रहे हैं वो है नेहरू का पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी से रिलेटेड जो पक्ष पे हमें डिस्कस करना है वो है नेहरू काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी नेहरू के समय में किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। आज के सेशन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे इसी पर डिस्कस करेंगे, यानी नेहरू काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर। अब ये नेहरू काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमें किन किन बातों पर फोकस करना है, ये सबसे पहले समझने का हम प्रयास करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अगर बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नेहरू के द्वारा क्या क्या पहल किया गया है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि नेहरू काल में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में, ठीक है ना, विकास, ये विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विकास, इस विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विकास में हमें सबसे पहले तो इस पे हमें एक पक्ष ये डिस्कस करना है कि आखिर नेहरू विज्ञान एवं तकनीक पर पहल क्यों करना चाह रहे थे। विज्ञान एवं तकनीक पर पहल क्यों करना चाह रहे थे, सबसे पहले तो हमें इसी पर डिस्कस करना है। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नेहरू के द्वारा जो पहल करने का जो दृष्टिकोण था वो क्या क्या रहा है, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे में पहल क्या क्या रहा, पहल क्या रहा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो इस पहलों पर भी हम डिस्कस करेंगे और पहल पे एक एक चीज़ों को लेकर चलेंगे।
नेहरू का अगर हम ये बात करें कि अगर नेहरू 1947 के पश्चात जो देश के प्रथम स्वतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में आसीन हुए, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो पहल किया, इसके पीछे रीजन था कि उनका मानना था कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर करने का एकमात्र साधन क्या हो सकता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यानी जिस प्रकार से भारत की परिस्थिति आज़ादी के बाद उभर कर आई थी, उसी चीज़ों को देखते हुए इनका मानना था कि अगर भारत को विकास अगर कराना है तो हमें, या भारत में निर्धनता, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को अगर हमें दूर करना है, तो इन सारे समस्याओं का समाधान एकमात्र है, वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यानी विज्ञान भारत के विभिन्न विभिन्न समस्याओं का पहल है। जिस प्रकार की हमारी परिस्थिति थी 1947 के पश्चात, ऐसे में हम अन्य देशों के साथ तुलनात्मक तौर पर तुलना नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से अन्य देशों में साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा था, वैसे तो भारत में नहीं, लेकिन नेहरू का एक पहल जो था, उनका मानना था, और वो ये इस दृष्टिकोण को दर्शाता है, साइंटिफिक टेम्पर की दृष्टिकोण। अब ये साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या होता है कि उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ पहल किया, और यही पहल का नतीजा है कि आज भारत जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुका है। तो हमें इन सारे चीज़ों पे ही डिस्कस है। मैं जैसे आज बात करूं कि साइंटिफिक टेम्पर के क्षेत्र में उन्होंने हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो पहल किया ही, और उस पहल का ही नतीजा कुछ आज के वर्तमान संदर्भ में हम देख सकते हैं। जैसे नेहरू के समय में अगर देखें तो रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में पहल किया गया, जिसका आज हम वर्तमान में डीआरडीओ जैसी संस्था को देखते हैं। उसी प्रकार से नेहरू ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत पहल किया, जिसको आज हम इसरो के रूप में हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं डीआरडीओ का पृष्ठभूमि भी अगर देखें तो नेहरू काल में कुछ संस्थानों के विकास के कारण हुआ। इसरो का अगर पृष्ठभूमि भी अगर देखें तो नेहरू काल में कुछ ना कुछ संस्थानों का विकास के कारण हुआ। हालांकि इसरो की स्थापना नेहरू के समय नहीं हुआ था, लेकिन नेहरू काल में अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में जो पहल किया गया, उसी का नतीजा था हमारे देश में इसरो जैसी संस्थानों का विकास होना। और इसरो के पहल से आज विश्व जो है वो भारत को एक अलग दृष्टिकोण से या एक अलग पहचान के रूप में देखता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर देखें तो ये कुछ पॉइंट है। जैसे हम अगर बात करें तो नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर की जो अवधारणा बात की, उस साइंटिफिक टेम्पर के तहत पहला दृष्टिकोण ये था कि 1947 से पहले जितने भी संस्थाएं थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उनका डेवलपमेंट करने का प्रयास किया। और ऐसे डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों का चयन किया, जिनका कार्यभार दिया उन संस्थानों को और विकसित करना। जैसे फॉर एग्जांपल एस भटनागर। अब एस भटनागर, होमी जहांगीर भाभा, पीसी महालनोबिस, ये सभी वैज्ञानिकों का योगदान जो है वो भारत में अपने अपने क्षेत्र में उनका योगदान का रहा। जैसे एस भटनागर का अगर देखें तो 1947 से पहले जो संस्था स्थापित हुआ था, काउंसिल ऑफ रिसर्च साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के रूप में, जो CSIR जैसे संस्था की स्थापना होती, उसे 1947 के बाद एस भटनागर के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो यानी कि आप देखिएगा कि एस भटनागर के नेतृत्व में CSIR जैसे संस्थानों को आगे विकसित करने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार से 1947 से पहले आप देखे होंगे कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसकी स्थापना जनवरी 1947 में हुआ था, उसको स्वतंत्रता पश्चात जो है वो विकसित करने का प्रयास किया। यानी नेहरू का पहला दृष्टिकोण यही था कि
स्वतंत्रता से पहले जो भी संस्था है उसको और डेवलपमेंट करे, और इसी का नतीजा है कि आज देखिएगा कि CSIR और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जैसे संस्थानों का आज भारत के विकास में एक सबसे बड़ा भूमिका आज हम देखते हैं। तो नेहरू का एक पहल तो ये भी था कि इस प्रकार के संस्थानों को डेवलपमेंट करने का। नेहरू का दूसरा अगर दृष्टिकोण देखें तो कुछ संस्थानों का स्थापना, यानी स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की, और उन संस्थानों के माध्यम से आप देखिएगा कि भारत में हर क्षेत्र में न कुछ पहल किया गया। जैसे आप देख रहे होंगे कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन ये 1948 में किया गया था, और इसका योगदान अगर देखें तो ये परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के संदर्भ में निकल कर आता है। तो ये नेहरू का एक सबसे बड़ा पहल था कि उन्होंने कुछ संस्थानों की स्थापना कर स्वतंत्र तौर पर उनके कार्य पर उनके अधीन रखने का प्रयास किया। जैसे परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में अभी हमने आपको बात किया कि ये सभी संस्थान जो है ये मुख्य रूप से उभर कर आता है। उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना ये भी 1947 के पश्चात जो है वह स्थापित किया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना 62 में, और इसी का नतीजा था कि 1969 में इसरो जैसी संस्थानों का विकास कराया। ठीक है, तो ये संस्था देखिए हर क्षेत्र में किया गया है। प्रयोगशाला यानी रासायनिक प्रयोगशाला के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में, परमाणु ऊर्जा के अलावा अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में, ये तमाम संस्थानों की स्थापना नेहरू के द्वारा किया गया था, जो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ पहल को दर्शाता है। ठीक है ना। इन पहलों के अलावा अगर देखें तो नेहरू का 1947 के पश्चात जो विकास, जो भी हमने आपको बताया था कि इनका जो योगदान जो है वो हमने बताया कि 1947 के पश्चात उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में कुछ व्यक्ति जैसे होमी जहांगीर भाभा का योगदान, विक्रम साराभाई का योगदान जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में रहा, होमी जहांगीर भाभा का कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रहा। इससे भटनागर का भी हमने जो जिक्र किया था, जो भी हमने बताया था CSIR के स्थापना के रूप में, वो भी हमने बताया था। जैसे केमिकल फैक्ट्री, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की स्थापना, ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में PC रॉय की भूमिका, और आपने आप सुने होंगे CV रमन की भूमिका, जिनके शोध के लिए नेहरू ने भी समर्थन किया था। तो ये तमाम जो है ये प्रमुख व्यक्तियों का योगदान था। इन प्रमुख व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में, एक नाम मैंने और श्री कृष्ण मेनन का नाम हमने इसमें नहीं लिखा है, उनका योगदान भी आप देखिएगा कि रक्षा के क्षेत्र में उभर कर आया था, और उन्हीं का पहल था कि आज ऐसी DRDO जैसी संस्था को भी हम देखते हैं। तो नेहरू का सबसे पहला अगर योगदान देखें तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों का चयन किया। इन व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई, और जो पूर्व से स्थापित संस्था था उसको विकसित करने का प्रयास किया था। तो ये नेहरू का कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रहा है। अब दूसरा अगर देखें तो आप देख रहे होंगे कि जैसे नेहरू ने होमी जहांगीर भाभा के द्वारा परमाणु ऊर्जा को विकसित करने का प्रयास किया, और ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आपको एक अनाउंसमेंट मैं अभी आपको फिर से कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इस पे आएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये मैं बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह बैच, प्रज्ञान बैच जो है वो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारी मेंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है। इसमें एक जो सेगमेंट कह सकते हैं वो आपका एनर्जी, चूँकि एनर्जी का भी जिक्र हमने किया था तो इससे रिलेटेड अभी याद आया कि एनर्जी का एक टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है। ये क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, फुल्ली यह क्लासेस आपका मेंस ओरिएंटेड है। और इस क्लासेस का फीचर हमने आपको बताया था कि इस क्लासेस का फीचर क्या है कि इस क्लास में आपका GS1 और GS2 दोनों कवर कराया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप अगस्त्या GS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप के माध्यम से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इस कोर्स में आप मेंस बैच में जाकर, मेंस कोर्स में जाकर प्रज्ञान बैच को आप कंप्लीट आप इसको ले सकते हैं, जिसमें पूरा कंप्लीटली GS1 और GS2 का इसमें कराया जा रहा है। इस क्लास की फीचर क्या क्या है, तो इस क्लास में हमने बताया कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज रहेगी। ये क्लासेस कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाली क्लासेज है। ध्यान रखिएगा, ये कोई
कह सकते हैं कि ये कोई टारगेट बैच नहीं है, ये केवल 71 के लिए बैच नहीं है, ये 71 72 आने वाले जितने भी बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम होंगे सिविल सर्विस के क्षेत्र में, उनके लिए ये कम्प्लीटली सिलेबस के माध्यम से हम लोग इसमें करवा रहे हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये तो आप लोग टारगेट बैच या 71 के लिए लेकर आ रहे हैं, 72 के लिए कोई अलग से बैच लेकर आए। तो ये एक चीज़ हम पहले ही आपको बता दिया कि जहाँ सिलेबस अगर पूरा कवर कराया जा रहा है तो वो 71 72 73 सभी के लिए होगा। और ये बैच प्रज्ञान बैच में पूरा कम्प्लीटली सिलेबस कवर कराया जा रहा है। इस क्लास की अगर फीचर देखें तो हम लोग मुख्य रूप से जिस चीज़ पर फोकस करने जा रहे हैं वो है आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा समस्या जो है वो आप लोगों के बीच में आता है आंसर राइटिंग प्रोग्राम को। आप लोग सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं अच्छी तरह से, जो सिंसियर स्टूडेंट है, लेकिन उनका सबसे बड़ा लैक जो रहता है वो है राइटिंग स्किल डेवलप नहीं करना। तो हम लोग इन प्रयास को, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं कि कैसे राइटिंग स्किल को डेवलप किया जाए। तो ये राइटिंग स्किल को डेवलप करने के ध्यान में रखकर ये प्रज्ञान बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं। और ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप पर जाकर आप इसको इनरोल कीजिए और मेंस कोर्स में जाकर प्रज्ञान बैच को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपका GS1 और GS2 से है। इस क्लास का अगर फीचर देखें तो ये सभी फैकल्टी जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर है। इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ मेंटोर्स को भी लेकर आ रहे हैं जो आपको गाइड करेंगे आपके तैयारी के दौरान, आंसर राइटिंग के दौरान, प्रीलिम्स के भी कुछ तैयारी का आपको टिप्स बताएंगे, मेंस में टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी आपको टिप्स बताएंगे कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो ये सभी जो है वो मेंटोर्स के माध्यम से थोड़ा बहुत आप लोगों को गाइड किया जाएगा। और हम लोग तो जो गाइड करने वाले हैं वो तो करते ही रहेंगे, हमेशा ये चीज़ को करते रहेंगे। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये हमारे सारे मेंटोर्स हैं जो एक सेलेक्टेड पर्सन है जो अपने अपने क्षेत्र में सेलेक्ट है, और ये अपने अनुभव को आप लोगों के समक्ष जो है वो शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने तैयारी को क्रैक किया, अपने तैयारी को कंप्लीट किया और फाइनल सिलेक्शन की तरफ आए। ये सभी चीज़ जो है इस पर हम डिस्कस कराएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक स्पेशलिस्ट सेपरेट मेंस का ही बैच है जिसमें मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर की है। ये प्राइस अगर इसकी बात करें तो ये 899 की है। प्रज्ञान की अगर बात करें जिसमें कम्प्लीटली GS1 और GS2 का बैच है वो 299 का है। अगर आप 2999 में अगर वो बैच खरीदते हैं तो उसमें GS1 और GS2 दोनों करा दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ ये बैच अगर लेते हैं तो 899 रुपये में मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर की क्लासेज जो आपका GS1 का सेक्शन है उस पर हम इस पर करवाएंगे। इसके अलावा अगर देखें तो विकास सर का भी ये मेंस का बैच है जो कि कम्प्लीटली मेंस ओरिएंटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को है। जिनको साइंस एंड टेक को अगर से पढ़ना है तो वो 799 का यह बैच परचेज कर सकते हैं। ये तीनों बैच अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप में मेंस कोर्स में आपको दिख जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रज्ञान जो कि 299 का है जिसमें GS1 और GS2 पूरा कवर कराया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि केवल और केवल मेंस ओरिएंटेड है जिसमें केवल साइंस एंड टेक का क्लास किया जाएगा। और मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर ये तीनों मेंस की क्लासेस है, ये भी 899 में है। ये तीनों कोर्स जो है वो आपको प्रीलिम्स में, ये मेंस कोर्स में दिख जाएगा। इसके अलावा हम लोग अभी और भी पीटी को लेकर भी कुछ चीज़ को रणनीति तैयार कर रहे हैं जिसमें हमने ध्यान में रखते हुए की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल हमने प्रीलिम्स को लेकर विकास सर का एक कोर्स हम अभी लेकर आए हैं। वो 1 नवंबर से शुरू होने वाला है और ये आपका 499 का है फिजिक्स का बैच जो आपके AEDO एग्जामिनेशन, सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, NTPC, RRB जैसे पीटी के ध्यान में रखकर यह बैच है जिसमें केवल और केवल फिजिक्स की क्लासेस चलेगी। विकास सर ये क्लास लेके, और प्रीलिम्स का एक और हम लोग बैच अभी ये लेकर आ रहे हैं। आने वाले समय में नवंबर में इसका डेट अनाउंस कर दिया जाएगा कि यह बैच कब शुरू होगा, और वो है आपका केवल और केवल हिस्ट्री का जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न तीनों कवर कराया जाएगा। ये पीटी ओरिएंटेड बैच है और ये भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, चाहे वो दरोगा का एग्जामिनेशन, सचिवालय सहायक का या AEDO का है या 72 BPSC का है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये हिस्ट्री का ये प्रीलिम्स बैच है जिसकी प्राइस अगर देखें तो 699
1969 का ये अभी प्राइज है। तो ये तीनों बैच, ये दो बैच जो है वो फिजिक्स और हिस्ट्री की, ये भी अगस्त्या जीएस एकेडमी में पीटी वाले कोर्स में, आज प्रीलिम्स कोर्स में जाकर आप देख सकते हैं कि इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दो कोर्स जो है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स है, और जो दो है वो मेंस ओरिएंटेड कोर्स है, चाहे वो ये हो फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे हमने जो डिस्कस कराया था ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हमने जैसे बताया कि नेहरू ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों का चयन किया और उन प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को आगे बढ़ाया, और इसी का नतीजा था कि 1947 के पश्चात आप देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी ऑफ कमीशन की स्थापना में होमी जहांगीर भाभा का योगदान रहा। उसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा संस्थानों की स्थापना में जो भाभा परमाणु एटॉमिक सेंटर के बार के रूप में नाम दिया जाता है ये, और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ये बॉम्बे में स्थापित किया गया था। ये ध्यान में रखना है, ये सभी चीज़ जो है वो मुख्य रूप से ये इन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा जिनके द्वारा ऐसी संस्थानों की विकास की गई थी। इसके अलावा अगर आप देखिएगा कि उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी, जैसे भी हमने बताया था कि नेहरू ने स्वतंत्रता पश्चात अंतरिक्ष अनुसंधान की भी नींव रखी। जैसे कि हमने बताया कि इसरो जिसकी स्थापना 69 में नेहरू के बाद हुई, ये कहीं ना कहीं नेहरू के द्वारा रखी गई नींव के रूप में था, और ये नींव में योगदान अगर देखें तो विक्रम साराभाई का सबसे बड़ा योगदान था। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि तुम्बा में रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र की जो केरल के तुम्बा में स्थापित किया गया था, ये भी मुख्य रूप से नेहरू के समय में भी स्थापित, ये एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में रहा है। तो ये तमाम चीज़ जो है वो नेहरू की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में दिखाया जाता है। एक चीज़ हम और उसमें बताना चाह रहे थे, जैसे कि उन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जैसे हमने बताया कि नेहरू ने CSIR जैसे संस्थानों के अलावा अगर देखें तो ICR जिसका उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए ICR जैसे संस्थानों को आगे विकसित करने का प्रयास किया, और उसी का नतीजा था कि हरित क्रांति की नींव रखी गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में भी उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, और ऐसे में आप देखिएगा कि उन्होंने आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में भी पहल किया जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उभर कर आता है। तो ये कृषि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इनका एक योगदान रहा। कृषि और चिकित्सा के अलावा अगर देखें तो उच्च संस्थानों की स्थापना में भी इनका योगदान था। जैसे आप देखिएगा UGC जैसी संस्था की स्थापना भी नेहरू के समय में हुआ। फिर आप देखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना भी आप इन्हीं के समय में हुआ था। ये सभी जो है वो उच्च संस्थानों की स्थापना के संदर्भ में निकल कर आता है। ठीक है ना, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको छोड़ दिया है जो भी मैं डिस्कस कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये पॉइंट जैसे हमने बताया कि नेहरू ने MIT के तर्ज पर उन्होंने, जैसे नेहरू के बारे में कहा जाता है कि IIT के वास्तुकार रहे हैं, ये MIT जैसी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो अमेरिका में स्थापित है, जो तकनीकी क्षेत्र का एक सबसे बड़ा संस्था के रूप में माना जाता है, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने भारत में IIT का कॉन्सेप्ट लेकर आया और पहला IIT खड़गपुर में उन्होंने स्थापित किया। यानी कि उनका विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में आप देखिएगा कि खड़गपुर में उन्होंने IIT, बॉम्बे में भी IIT, मद्रास IIT, दिल्ली IIT, ये जितने भी संस्था जो है आप देखे होंगे, कानपुर IIT, ये जितना भी है जो वर्तमान में भी भारत का सर्वोच्च संस्था माना जाता है विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में, इन सारे संस्थानों की स्थापना जो है वो नेहरू के क्षेत्र में, नेहरू के काल में हुआ। यानी नेहरू ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, तकनीकी क्षेत्र में भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। अब आपको आंसर में जब लिखना हो, जैसे हमने एक टर्म इस्तेमाल किया था साइंटिफिक टेम्पर, जब भी आप आंसर लिखा कीजिए तो आपको गहराई में नहीं जानना है, बल्कि आपको सतही तौर पर ही आंसर लिखना है। अब हमने एक आपको बताया कि विभिन्न संस्थानों का विकास, सारे ये स्लाइड में दिया हुआ है, आप इसको टच कीजिए। विभिन्न संस्थानों की स्थापना अलग अलग क्षेत्र में, जैसे अभी हमने बताया अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इन तमाम चीज़ों का आपको जिक्र करना है। प्रमुख व्यक्तियों का चयन,
प्रमुख व्यक्तियों का चयन जिनका योगदान जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में ये सॉरी विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में रहा। आप इसका चर्चा कीजिए। प्रमुख संस्थानों की स्थापना, प्रमुख शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रमुख है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, आप इसको टच कीजिए। इन तमाम चीज़ों को अगर आप टच करके लिखते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ, तब जाकर आपका एक कंप्लीट आंसर तैयार होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और हमने इस आज के क्लास के माध्यम से यही चीज़ को कवर कराया है। आप देख लीजिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संस्थान के रूप में हमने जिक्र किया। फिर हमने डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। फिर हमने यहाँ पर देखा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विज्ञान संस्थान अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान, कृषि एवं अनुसंधान के क्षेत्र में ICAR, ICMMR जैसे संस्थानों का विकास। इसके अलावा हमने ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि इन्होंने प्रमुख व्यक्तियों को चुना और इन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान भारत के स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न संस्थानों को विकसित करने में रहा है। ये संस्थानों का योगदान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसे पहल, परमाणु ऊर्जा के अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसे पहल, अंतरिक्ष अनुसंधान के अलावा कृषि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे पहल, ये सभी आपको टच करना है। और तब जाकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन सारे चीज़ों को ऐड ऑन करना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप एक चीज़ इसको जब और यहाँ पर जो बताए थे IIT वाला, जो भी हमने वहाँ पर अलग स्लाइड में लिखा था, इसको भी जिक्र कर दीजिएगा। तब जाकर आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आंसर कंप्लीट के बाद हमें कंक्लूजन कैसे देना है, तो हमने कंक्लूजन आपको बताया था कि कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है। आप इस कंक्लूजन को आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से हमने एक पॉजिटिव कंक्लूजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निकाला है। जैसे नेहरू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में एक सोची समझी रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में, जो हमने बताया कि जो बड़े बड़े बांध जो थे और विज्ञान संस्थानों की कल्पना की, इस दौरान खड़े किए गए कई संस्थानों को शुरू में किए गए कार्यक्रमों ने आगे चलकर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में, अंतरिक्ष की सफलता प्राप्त करने में, जो भी हमने बताया कि आज वर्तमान में हम DRDO या इसरो जैसी संस्था को अगर देख रहे हैं तो इसकी नींव कहीं ना कहीं नेहरू के समय में ही रखा गया है। और इसरो और DRDO जैसे संस्था ही भारत के विकास को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभाता है। तो ये एक कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन को आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक बेहतर कंक्लूजन है। हमें पता है कि आप लोगों को कंक्लूजन लिखने में कुछ समस्या आता है। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग कुछ कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन पहले से ही लिख कर लाते हैं, ताकि आप लोग इस कंक्लूजन को देखकर आप कुछ समझेंगे। और ये कंक्लूजन बेसिकली हम निकाल कहाँ से रहे हैं, तो ये सारे कंक्लूजन आपका इन्हीं सारे पॉइंटों से है। यही सारे पॉइंट्स का ही एक निचोड़ है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया है। ये जितना भी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट का ही एक निचोड़ है जो कंक्लूजन का पार्ट बन कर रहा है। तो ये सारे चीज़ है। ज़्यादा अगर आपको कंक्लूजन के बारे में समझना कि कंक्लूजन कैसा होता है, तो आप यूट्यूब पे जाकर आप एक वीडियो देख सकते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखा जाए। ये यूट्यूब में है, अगस्ता GS एकेडमी के ही ऐप में यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको पूरा कंक्लूजन, मेन बॉडी, निष्कर्ष, ये सारे चीज़ों पे हमने आने क्लासेस इसमें ले लिया है। आप उस वीडियो के माध्यम से, काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमने आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेहरू का जो योगदान रहा है, वो योगदान हमने डिस्कस कराया है। और उस योगदान के बाद जो है वो नेहरू के कुछ और पहल है जो आने वाले क्लासों पे डिस्कस करेंगे। और ऐसे तमाम मेंस ओरिएंटेड बैचों को अगर आपको कवर करना है, तो आप अगस्त्या GS एकेडमी का ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और उसे रजिस्टर्ड कीजिए। और उसे रजिस्टर्ड करने के बाद जो है वो वहाँ पर आप देखिएगा मेंस प्रज्ञान बैच में आपको वो पूरा GS1 और GS2 की क्लासेस कराई जाएगी। जैसे अभी हम यूट्यूब पे करा रहे हैं, उससे बेहतर जो है वो आपको ऐप के थ्रू जो है वो सारे चीज़ों को कराया जाएगा, जिसमें हर चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप
पूर्ण तौर पर अगर बैच को अगर देखना चाहते हैं या कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारा अभी प्रज्ञान बैच है जो 2999 रुपये में एक नॉमिनल प्राइस के साथ हमने शुरू किया है, जिसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ साथ कंप्लीट सिलेबस कवर कराने की प्रयास नहीं है, उसमें हम लोग सार्थक भी रहेंगे इन सारी चीज़ों को। देन इसके अलावा कुछ सेपरेटली बैच भी है, जैसे हमने आपको बताया होगा कि आर्ट एंड कल्चर का ये बैच है, मॉडर्न इंडिया का बैच है, मेंस ओरिएंटेड बैच है। आप इस बैच को अगर परचेज करना चाहते हैं तो 899 में इसको परचेज कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर बैच अगर मेंस के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं 799 में। ये भी बैच जो है वो आपको मेंस कोर्स में आपको दिख जाएगा, ये तीनों बैच में। इसके अलावा एक प्रीलिम्स का बैच हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स का, और एक जो बैच आपका है वो है हिस्ट्री का, ये भी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अब ये प्रज्ञान बैच जो है वो प्रज्ञान बैच में हम लोग ऐसे मेंटोर्स को लेकर आएंगे जो आपको अलग अलग सब्जेक्टों पर अपनी अनुभव को बताएंगे, गाइड करेंगे और आपकी तैयारी को और अच्छी दिशा देने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा होगा। अगर इस चीज़ को अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो अगस्ता जीएस एकेडमी में जाकर आप मेंस कोर्स में जाकर प्रज्ञान बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसमें GS1 और GS2 दोनों जो है इसमें दिया गया है, ठीक है ना। ये GS1 और GS2 को लेकर, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के माध्यम से हम नेहरू से रिलेटेड एक अलग टॉपिक पर लेकर आएंगे। वो टॉपिक क्या होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।